हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जामोस्फियर। सो आज हम फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th का जो सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग कवर करने वाले हैं और ये वन शॉट रहेगा। इसके अलावा आपको मतलब कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी। और मतलब मेनली मैंने इस चैप्टर को आपके लिए ईज के लिए 7 क्वेश्चंस में मैंने डिवाइड किया है, 7 क्वेश्चंस में। ठीक है, ये अगर आपने कर लिए तो इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कोई नीड ही नहीं होगी कुछ करने की, और जनरली इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बन के आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैंने पहले क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, एक्सप्लेन एंड डिफाइन। तो ये तो पक्का आता ही आता है। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जामोस्फियर को सर्च कर लो ना, सर्च कर सकते हो और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो पहले तो चैप्टर का नाम देख लो, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। पहली बात तो ये पढ़ते क्यों है, हम लोग को ये पता होना चाहिए। हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आपका चेंज हुआ है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आपका चेंज हुआ है, चीज़ें बदली हैं, हर चीज़ बदलती है। ठीक है, टाइम टू टाइम पहले कोई चीज़ अलग तरीके से देखी जाती थी, फिर धीरे धीरे उसमें कोई एडिशन हुआ, फिर धीरे धीरे कुछ हटा दिया गया, कुछ कमी हो गई। तो इस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, वही हम देखने वाले हैं कि फिजिकल एजुकेशन में कैसे कैसे चीज़ें बदली हैं थोड़ी बहुत, और करियर्स भी इसमें किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। करियर भी मेन एक्सपेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, एक्सप्लेन एंड डिफाइन। ठीक है, ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है और आपको ये पता होना चाहिए। ये पता होगा तो आप मोस्टली आप जितने भी चैप्टर्स हैं उनके आंसर्स खुद से भी बना सकते हो, एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई तो। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन जो है वो 2 वर्ड से बना है, एक है हमारा फिजिकल और एक है हमारा एजुकेशन। फिजिकल मतलब क्या होता है कि मतलब फिजिकल मतलब होता है कि जिसको आप टच कर सकते हो या फिर जिसको आप क्लियरली देख सकते हो ना, फिजिकली हम किसी को देखते हैं। तो फिजिकल से यहाँ मेनली जो मतलब है वो है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मेनली क्या मतलब है, ह्यूमन बॉडी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि विच मीन्स रिलेटेड टू द बॉडी और रिलेटेड टू एनी वन और ऑल ऑफ द बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिसमें आपका स्ट्रेंथ आ सकता है, फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ आ सकती है, एंड्योरेंस आ सकता है, उसकी फिटनेस आ सकती है। तो ये हो गया फिजिकल। ठीक है, और एजुकेशन, एजुकेशन मतलब आपको पता है एजुकेशन होती है एजुकेशन, लेकिन कि कैसी एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। और ये एजुकेशन कहाँ से आती है, फिजिकल जो बॉडी है उसके थ्रू आती है। ठीक है, दैट मीन्स फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, और इसके बारे में डीप में अभी हम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो कि इसका कॉम्बाइंड मीनिंग एक सिंपल वे में। सो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक बार पढ़ सकते हो एंड तक। ठीक है, तो एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन क्या क्या है। ठीक है, डेफिनेशन कई बार क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और ये स्पोर्ट्स में फिजिकल एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी डिस्क्राइब करता है पूरा चैप्टर। तो हर कोई सोचता है कि हम क्यों इस चैप्टर को पढ़े, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या मतलब हर कोई मतलब नॉर्मली पास हो जाएगा, कुछ भी लिख के आ जाएंगे। मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोग तुम लोग 1 घंटे पहले पढ़ रहे होगे, वो तुम्हारी मर्जी है। बट ये चैप्टर स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस को भी बताता है, जो कि सबसे ज़रूरी है हमारे कंट्री में, जो धीरे धीरे अब काफ़ी अच्छे से पेश कर रही है। ठीक है, नीरज चोपड़ा के बारे में सुना होगा, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन है जो नए नए इवेंट्स में अब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए भी जरूरी हो जाता है कि इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला है डेल्बर्ट ओबरटफर की जो हमारी डेफिनेशन है, आपको ये याद रखना है, सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम्स टू एन इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। ऐसे एक्सपीरियंसेस का सम जो एक इंडिविजुअल के पास आते हैं थ्रू मूवमेंट। ठीक है, आपने कोई भी एक्टिविटी की, कोई भी स्पोर्ट्स खेला तो उससे आपने क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, दैट इज फिजिकल एजुकेशन। ये किसने डिफाइन किया था, ओबरटफर ने डिफाइन किया था। ठीक है, एक ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये अच्छी लाइन है कि टोटल एजुकेशन प्रोसेस जो होता है उसका एक इंटीग्रल पार्ट ही है। ठीक है, और ये चार्ल्स ए बकर ने बताया था। ठीक है, और आप पढ़ सकते हो आगे। सो ये सारी डेफिनेशंस है। लाइक ये फेमस है कि विलियम्स की जैसे फेरिंग विलियम्स की एक फेमस जो डेफिनेशन वो ये है कि सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में है। ठीक है, और ऐसे ही जो जे बी नैश है हमारा, नैश ने क्या बताया कि इट इज़ अ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, दैट डील्स विद बिग मसल्स एंड रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो ये इस तरीके से। सो डेफिनेशन जो भी आपको याद रख सकते हो, कम से कम एक डेफिनेशन, एक या दो तो आप डेफिनेटली याद रखो। ठीक है, अब इसका मतलब आपको डायरेक्टली वे में समझना है तो देखो, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड किया हुआ है। जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक ऐसी एजुकेशन है जो कि हमें बॉडी के थ्रू, ये देखो डायग्राम दिख रहा है आपको, बॉडी के थ्रू हमें बॉडी को एक मीन बना के उसके थ्रू हमें सीखने को मिलती है, एक ऐसी एजुकेशन है। दस इट इज कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन। लाइक जैसे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, ये हमें हेल्प करता है स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने में। ठीक है, फिजिकली फिट रहने में, मेंटली अलर्ट करता है। ठीक है, इमोशनली बैलेंस रहने में, मॉरली ट्रू भी रखता है। ठीक है, और सोशली भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है एडजस्ट होने में। ठीक है, तो यही है हमारा फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो कोई अगर पूछे क्या है तो आप सिंपल वे में कह सकते हो, इट इज एन एजुकेशन थ्रू द बॉडी। क्या कह सकते हो, इट इज एन एजुकेशन थ्रू द ह्यूमन बॉडी।
ये सबसे ईजी तरीका है आपको याद रखने का, ठीक है, समझने का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं कि भाई कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, वो थोड़ा सा देख लो, शॉर्ट में ही देखना है आपको, इतना डिटेल में नहीं दिया है, आपको आगे समझ में आएगा। जैसे 1800 में इसको जिम्नास्टिक बोला जाता था, ठीक है। पहले जिम्नास्टिक्स एक मेन इवेंट जिम्नास्टिक्स ही था, वो बहुत फेमस था जर्मनी में और दूसरी कंट्रीज में, वहीं से ये फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैला है, ठीक है। और यहाँ उसके बाद 1820 में इसे हाइजीन ट्रेनिंग बोला गया, फिर इसे फिजिकल कल्चर बोला गया, फिर इसे फिजिकल ट्रेनिंग बोला गया, और लास्टली इसको बोला गया फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। आई होप आपको इसका ये जो क्रोनोलॉजी है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं जो आपको जनरली ध्यान रखना है, एक होता है लोकोमोटर और एक होता है नॉन लोकोमोटर। लोकोमोटर मूवमेंट्स वो होती हैं जिसमें आपकी जो बॉडी है वो डिस्प्लेस करती है, ठीक है, जिसमें जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा विजिबल करने का मतलब विजिबल तो आपकी नॉन लोकोमोटर भी मूवमेंट भी होती है, लेकिन जो लोकोमोटर होती है वो आपकी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर डिस्प्लेस होते हुए दिखता है आपको चीज़ें, जैसे आपका वॉकिंग हो गया, ठीक है, रनिंग हो गया, हॉपिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, जंपिंग भी इसी में आ जाता है, ठीक है। और नॉन लोकोमोटर मतलब आप एक ही जगह पे खड़े हो, जैसे एक पर्सन है वो एक ही जगह पे खड़ा है और यहीं पे वो ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है, और यहीं पे जैसे ट्विस्ट कर रहा है या टर्न कर रहा है या स्ट्रेचिंग कर रहा है या पुशिंग कर रहा है, तो वो होते हैं हमारे नॉन लोकोमोटर मूवमेंट्स, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये वर्ड काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा आगे दूसरे चैप्टर्स में भी, सो आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन था, सिंपल सा आपको बताना है कि आपकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, और इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। सिग्निफिकेंस बताना आपको, सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है इंप्रूव फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करता है, सिंपल भाई, आप जितनी ज़्यादा फिजिकल फिटनेस करते रहोगे, मतलब जितने ज़्यादा आपकी बॉडी मतलब इंप्रूव करेगी, आप उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, ठीक है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। तो कह सकते हैं कि भाई फिजिकल एजुकेशन से हमें क्या इंपॉर्टेंस मिलती है, पहला कि इट इंप्रूव अवर फिजिकल फिटनेस, ठीक है। दूसरा डेवलप स्किल्स, ये स्किल को डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है, स्किल को डेवलप करने में हेल्प करता है, बेसिक पॉइंट है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इंकरेज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। पॉइंट्स बना के मैंने लिख दिए, यही आपको एग्जाम में लिख देना अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। ये आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को एनहेंस करता है, कैसे, जैसे अगर आप चेस खेलते हैं, आप ऐसा गेम खेलते हैं जो आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप करता है, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स, इट बिकम्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। सिर्फ चेस में नहीं, बहुत सारे गेमों में, लाइक फुटबॉल हो गया, रोनाल्डो को कभी देखा होगा आपने किस तरीके से वो अपना दिमाग यूज़ करता है फॉर पासिंग, फॉर मेकिंग अ गोल, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपका हो गया, उसके बाद है इमोशनल कंट्रोल एंड डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। जैसे मान लो आपने एक गेम आप लॉस कर गए, ठीक है, आप गेम लॉस कर गए एक, ठीक है, उसके बाद एक और गेम आप लॉस करके दो हो गए, ठीक है, तीन हो गए। अब जो एक पर्सन का मॉरल होता है, जैसे यहाँ पे सुनील छेत्री है, इसकी फोटो मैंने लगा रखी है आपके लिए, तो इसका जो मॉरल है वो धीरे धीरे आप सोचोगे लो होता जाएगा, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन का मॉरल लो होता जाएगा। लेकिन स्पोर्ट्स आपको सिखाता है कि आपको हार नहीं माननी है, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, ठीक है। इमोशनली आपको स्टेबल करता है, आपको कई सारे डिफरेंट टाइप के इमोशंस, जैसे हारना, जीतना, ठीक है, रिग्रेट करना या फिर जेलेसी, इन सारी चीज़ों इन सारी जो जितने भी आपके इमोशंस हैं उनमें आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। इसलिए पॉजिटिविटी बहुत आती है आपके इस फील्ड से आपकी, ठीक है। हैंस ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्रमोट सोशल एडजस्टमेंट, ये भी एक सिग्निफिकेंस है कि आपको सोशली एडजस्ट करने में हेल्प करता है। कैसे, जैसे मान लो कोई बंदा है उसको नहीं आता मतलब सोशली एडजस्ट करना, इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान है, ठीक है, लेकिन आप टीम गेम में आ जाते हो तो आपको टीम के साथ लेके चलना पड़ता है, एक साथ। जैसे सुनील छेत्री है भाई, वो लीड करता है टीम को, तो सारे प्लेयर्स को उसके साथ चलना पड़ता है, ठीक है, जैसे जैसे टीम प्ले करेगी, तो वहाँ आपको सोशली एडजस्ट करने में भी वो हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है कोऑपरेशन, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, फेलोशिप, कोड्स, ये सब हेल्प करता है आपको, ये सब चीज़ें बिल्ड करता है। और सेवंथ है फैसिलिटीज पर्सनल एडजस्टमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है आपको, एक बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है कि आपको सेल्फ एक्सप्रेशन इन वेरियस सिचुएशन, कहने का मतलब ये है कि आपको खुद को एडजस्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा आने वाले अभी चैप्टर्स में भी, और नीचे भी आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है कि इनहेंस न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, आपका न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट क्या हुआ, मतलब जैसे आपका ब्रेन जो है वो मसल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कितने अच्छे से कोऑर्डिनेशन बनाता है, उसी चीज़ को इनहेंस करता है, और उसी चीज़ को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे मान लो आप फुटबॉल में पास दे रहे हो, या फिर आप बोलो आप बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, बैटिंग कर रहे हो, तो आप बैटिंग करते टाइम आपको पता है कि आपके हाथ की जो मसल्स है वो किस मोमेंट पे आपको उसको मूव होना चाहिए, ताकि वो जो शॉट है वो हमारा प्रॉपरली लग पाए, राइट। तो आपका जो ब्रेन है या आपके जो नर्व्स है वो मसल्स के साथ सही इंटरेक्ट करें, उनका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, हेंस उसी को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। तो ये उसको भी डेवलप करता है, इनहेंस करता है, ठीक है। इसके अलावा वो कल्चरल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करता है फिजिकल एजुकेशन। आप जब भी स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आपको मिलते हैं, या फिर एक ही स्टेट के या दूसरे स्टेट के लोग आपको मिलते हैं, उनके कल्चर को आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। उसके बाद है लीडरशिप क्वालिटी, सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी। भाई विराट कोहली तो सब जानते हैं, राइट, विराट कोहली, अभी तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो गया था, बट फिर से वो
कम बैक कर लिया उसने, ठीक है। बट लीडरशिप क्वालिटी विराट कोहली में बहुत शानदार है, ठीक है। कैसे आप किसी पूरी टीम को लीड करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक गेम में, किसी भी लाइफ में। आप फिजिकल एजुकेशन की चीज़ें आप सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, आप अपनी लाइफ में लगा के देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कितना ट्रू है ये सारी चीज़ें भी, ठीक है। जैसे इसमें है कि लॉयल्टी होगी, ऑनेस्टी होगी, डेडिकेशन हो गया एक लीडर के अंदर, ये सारी चीज़ें इन्हेंस करने में हेल्प करता है आपका सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा आपको हेल्थ एंड सेफ्टी हैबिट्स में भी डेवलप करता है कि भाई हेल्दी रहो, फिट रहो, ठीक है, और बी सेफ, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी डाइट खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, ठीक है। और मतलब आप बुरी चीज़ों से दूर रहो, जैसे जो काफ़ी चीज़ें खराब है, जैसे एडिक्शंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, अल्कोहलिक एडिक्शंस हो गए, आपके ड्रग, अलग अलग तरह के ड्रग एडिक्शंस हो गए। तो ये सेफ्टी हैबिट्स भी वो आपको डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा हो गया डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड सिटीजनशिप क्वालिटी, ये तो करता ही है, क्योंकि आप इंडिया के लिए खेलते हो, तो आपके अंदर एक अच्छी, मतलब आप कह सकते हो पेट्रियटिज्म बहुत बढ़िया वो आपके अंदर निकाल के लाता है। इसके अलावा आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के थ्रू, जैसे स्पोर्ट्स जो है वो प्रॉपरली सिलेक्ट होकर प्लेयर ऊपर आता है, तो आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी सिखाता है। इसके अलावा है कि कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लेजर टाइम। अपने जो लेजर टाइम होता है, लेजर टाइम मतलब क्या होता है कि जो टाइम आपका फ्री है, या जो टाइम आप इंजॉय करना चाहते हो, जो अपनी लाइफ में थोड़ा सा है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपका जो फ्री टाइम होता है उसको आपको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना है, ठीक है। तो उसमें आपकी हेल्प करता है कि आप कोई गेम खेल लो, कोई ऐसा गेम खेलो जिसमें आपका मूड रिफ्रेश हो जाए, ठीक है, यू इन्जॉय, आपकी बॉडी काफ़ी इन्जॉय करती है, ठीक है, मेंटली आप स्टेबल हो जाते हो, आपको मज़ा आ जाता है खेल के, कि आपको ऐसा लगता है यार आज तो बस मज़ा आ गया खेल के। तो दैट इज़ योर लेजर टाइम। तो एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ लेजर टाइम करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। हेंस दिस इज ऑल्सो इन इंपॉर्टेंस। उसके बाद है ये आपके एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, ये आप पढ़ सकते हो, मैंने इसमें लिख दिया है ढंग से, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे आपकी ये एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, कि आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कितने ज़्यादा स्किल्स खुद से आप क्रिएट कर सकते हो, क्या टेक्निक्स आप क्रिएट कर सकते हो, कितने ज़्यादा क्रिएटिव, कहने का मतलब है कि कैसे कैसे आप चीज़ों को बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक वैल्यूज़ ये आपके अंदर लाता है, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे इसमें बिजनेस और मतलब एक्टिविटीज़ भी होती है स्पोर्ट्स में और फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में, वहाँ भी आपको सीखने को मिलता है कि कैसे कैसे आपको चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, कैसे एफिशिएंट वे में आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक वैल्यूज़, ठीक है। अगला है मेंटल रिलैक्सेशन। मेंटल रिलैक्सेशन आपको मेंटली रिलैक्स करता है काफ़ी स्पोर्ट्स, एक तरीके से आपको सुकून दे देता है कि लाइक आपकी बॉडी जब काफ़ी अच्छा गेम खेल लेती है तो आपकी जो बॉडी टायर्ड होती है, लेकिन आपको एक अच्छी फील आती है कि हाँ यार अब मुझे काफ़ी, मतलब लाइक मेरी बॉडी को एक क्या कहते हैं, संतुष्टि कहते हैं, कई बार हम लोग कहते हैं मेंटल रिलैक्सेशन भी कहते हैं, कि तो वो उसमें भी ये हेल्प करता है। कई बार हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है, कई बार है ना, हाई स्ट्रेस होता है, लेकिन हम जब गेम खेल लेते हैं कोई, तो हमारा स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है, तो ये मेंटल रिलैक्सेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। आपकी एंग्जाइटी को कम कर देता है ना, आपके सेल्फ स्टीम को बढ़ा देता है, ठीक है। हेंस देयर मेकिंग द प्लेयर मोर रिलैक्स्ड, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम तो बढ़ाता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, जितना ज़्यादा आप गेम खेलते हो, फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज़ करते हो, तो ये आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी गोल सेटिंग में भी हेल्प करता है कि कैसे कैसे आपको गोल सेट करना होता है लाइफ में, ठीक है। स्पोर्ट्स में जैसे कि अगर हम कोई भी गोल मतलब एम करते हैं, जैसे मान लो कि आज मैंने ये बोला है कि भाई आज मैं 5 पुशअप मारूंगा, ठीक है, आपने वो अचीव कर लिया, फिर आप सोचते हो कि मैं 10 मारूंगा, 15 मारूंगा, 20 मारूंगा, इस तरीके से आप गोल सेट करना सीखते हो, ठीक है। कुछ आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, कुछ आपके स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें आप सीखते हो, ठीक है, इसमें भी हेल्प करता है। हेंस तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आ गए आपके, और ये इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो फिजिकल एजुकेशन में क्या सिग्निफिकेंस, तो आप सारे पॉइंट्स डाल सकते हो, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में डाल दिए हैं आपके लिए, ताकि आप एक ही बारे में इनको देख लो, ठीक है। सोशल एडजस्टमेंट, कल्चर इंटीग्रेशन, पर्सनल, सारे के सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 3 हो गया हमारा। सो इसमें है कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है कि एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला एम जो आपको याद रखना है वो है कि ये है होलसम डेवलपमेंट, ठीक है, होलसम डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। होलसम डेवलपमेंट किसका, ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का होलसम डेवलपमेंट, होलसम मतलब होके पूरे हर तरीके से उसका डेवलपमेंट करना, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है, आप कह सकते हो सोशली, ठीक है, स्पिरिचुअली उसका डेवलपमेंट करना, ठीक है। ऑप्टिमम एंड होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ कंप्लीट लिविंग, यही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं वो यहाँ लिख दिया है, देखो, वैल्यू फिजिकल एजुकेशन, डेवलप इंटरेस्ट इन डिसिप्लिन, अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन ये बहुत ब्रॉड टर्म में है। आपको जो याद रखने हैं वो मेनली 5 होते हैं, वो नीचे में आपको दिए हुए, आप देख लो, यहाँ देखो। ये एक तो मेनली आपको याद रखना ये है फिजिकल डेवलपमेंट, इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये आपको मेनली 5 याद रखने हैं। इसके अलावा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहो और पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है। ये जो जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सारे भी ये इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं बस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन में अगर पूछा जाए तो आपको ये 5 मेन जरूर लिखने हैं, ठीक है। क्या क्या लिखने हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, ये आपको फिजिकली डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये तो सिंपल है, आपको इसी समझ में आ जाता है। सोशली डेवलपमेंट, सोशली एडजस्ट करने में हेल्प करता है कि भाई इंट्रोवर्ट इंसान को एक्सट्रोवर्ट बनाता है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ों में
जैसे मान लो कि अगर हमको किसी चीज़ से फियर है तो उस फियर को हटाने में हेल्प करता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ होती है स्पोर्ट्स में, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। सोशली डेवलप करता है, ठीक है। इसके अलावा है मेंटल डेवलपमेंट, मेंटली आपको स्टेबल बनाता है, ठीक है। आपकी एंग्जाइटी, आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इमोशनल डेवलपमेंट मैंने बता दिया, एंग्जाइटी हो गई, ये सारी चीज़ हो गई। मेंटल डेवलपमेंट में आप ये चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपको इंटेलेक्चुअल बनाता है, काफ़ी इंटेलिजेंट की तरफ आपको पुश करता है कि बीइंग इंटेलिजेंट, क्लेवर, आप किस तरीके से टेक्निक से यूज़ करते हो, किस तरीके से स्मार्ट वे में आप चीज़ों को देखने लगते हो, तो वही आपकी मेंटल डेवलपमेंट को काफ़ी इनहेंस करता है, ठीक है। ये आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन तो मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि आपका ब्रेन जो दैट इज योर नर्व्स और आपका मसल, इन दोनों के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है उसको आपको इनहेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यही मेनली 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आप इस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ लिखे हुए इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, तो ये सारे वही है बस, और इसके अलावा बाकी चीज़ों को ब्रॉडर टर्म्स में एक्सप्लेन करके लिखा है, ठीक है। और अब चलते हैं करियर ऑप्शंस इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब करियर ऑप्शंस क्या है फिजिकल एजुकेशन के वर्ल्ड में? अब किसी को लगता है कि फिजिकल एजुकेशन के वर्ल्ड में सिर्फ या तो धोनी बन जाओ या तो कोच बन जाओ, बस यही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, आपका पीईटी टीचर जो आपने देखा होगा अपने स्कूल में। सो ऐसा नहीं है कि यही ऑप्शन है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, वाइड वैरायटी ऑफ आपको करियर ऑप्शंस मिलते हैं इसमें। अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप ज़रूर, आपको इसमें जाने का मन करने लगेगा, एक बार आपको पता चल जाएगा तो कई सारी चीज़ों में। और ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है कि जो बच्चे साइंस या कॉमर्स की फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं होते और वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो ज़रूर इस चीज़ को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, उनकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, लाइक रिसर्च वर्क और काफ़ी सारी चीज़ों में, ठीक है। वो चीज़ आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो पहले हम करियर ऑप्शंस में सबसे पहले एकेडमिक कोर्सेज देख लेते हैं, क्या क्या कोर्सेज या क्या क्या पढ़ाई आप करते हो इसमें, ठीक है। लाइक एनसीटी है, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये है जो कोर्सेज को रिकॉग्निशन देती है, ठीक है। तो आपको अगर पता होना चाहिए अगर कोई पूछे, ठीक है, ये रिकॉग्निशन देती है आपको, ठीक है, सारे कोर्सेज को हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये मेनली जो आपके फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं वो होता है एक तो DP8, दैट इज डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ये 1st से 8th क्लासेस के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं उनके लिए उनको करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा BP8, मोस्ट फेमस कोर्स फिजिकल एजुकेशन की वर्ल्ड जो दुनिया में है वो है BP8, ठीक है। इसमें आप जनरली 6 to 10th का देखते हैं, ठीक है। मेनली आप 6 to 10th का देखते हैं, ठीक है। लेकिन आप कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस भी 11th और 12th की भी रख सकते हैं, ठीक है, इसमें ये कोर्स करने के बाद। इसके अलावा मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, इसमें आप 11th और 12th को मेनली टारगेट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरली एक बार आपके पास MPED आ जाती है तो मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आ जाता है। इसके अलावा आप PhD भी कर सकते हैं परस्यू, ठीक है। और इसके अलावा आप MPhil भी कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में। सो ये सारे कोर्सेज हैं डिफरेंट, और ये कोर्सेज मैंने आपको डिटेल में यहाँ दे दिए हैं जो अगर आपको पता होनी चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कौन कौन से किस किस फील्ड में होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स कोचिंग में हो देखा है, जर्नलिज्म हो सकता है, आप देखा होगा आपने, न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, वो जो कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स इवेंट्स में ही जाते हैं, किसमें, स्पोर्ट्स इवेंट्स में ही जाते हैं, तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करके ही वो आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, आपने कभी सोचा होगा कि भाई IPL हो गया, ठीक है, IPL जो है आपका हो गया, इसके अलावा आपका ISL हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा कई सारी जो स्पोर्ट्स की लीग होती है आपकी, वो आप देखते हो कि किस तरीके से चल रही है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होता कि किस तरीके से उनको पीछे से मैनेज किया जाता है। सो आप भूल जाते हो कि कभी देखना कि कैसे चीज़ें सारी मैनेज हो रही है, तो वो कौन मैनेज करता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता है पूरा पीछे, और इसी के लिए कोर्स बनाया गया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है। आपने देखा होगा कि कौन किस टीम के साथ किसका मैच होगा, कहाँ से फैंस आएंगे, कहाँ से सीटिंग अरेंजमेंट होगा, कहाँ से जो मेन प्लेयर्स है, विराट वगैरह, ये सारे जितने भी प्लेयर्स है, धोनी वगैरह, एंट्री कहाँ से लेंगे। इसके अलावा कि कौन सी ट्रॉफी किसको दी जाएगी, कहाँ से आएगी चीज़ें, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस चलेगा। हम लोग तो मैच देखते हो चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता, पीछे पूरी मैनेजमेंट टीम होती है। हेंस द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का ऑप्शन, जो कि मैनेजमेंट या बिजनेस, जो हमारे फील्ड के जो बच्चे हैं, जो हमारे 11th-12th में बिजनेस ऑप्शन लेते हैं, वो भी यहाँ इस फील्ड में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है मैनेजमेंट की। इसके अलावा आप देख सकते हो योगा एजुकेशन, योगा की फील्ड में आप कोर्स कर सकते हो। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ठीक है, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि उनको किसी और चीज़ की नीड नहीं है। कभी आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके कितने सारे लोग उनके पीछे रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। जैसे आपका हो गया डाइटिशियन, हो गया आपका फिजियो, हो गया आपका, तो ये सारे लोग एक अच्छे प्लेयर को मतलब एक सक्सेस होने में काफ़ी ज़्यादा उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। और ये सारे कोर्सेज है जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। BSc भी कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हो। मास्टर्स के भी कोर्सेज होते हैं, एक बार आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो दूसरे कोर्सेज करने के लिए, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से कुछ कोर्सेज का आप नाम डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद है कि भाई करियर के ऑप्शंस क्या है। सबसे पहले करियर ऑप्शंस में देखो, सबसे पहले तो हो गया फिजिकल एजुकेशन टीचर ही। आपके स्कूल में जो टीचर होता है, PET बोलते हैं उसे, फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो कि BPED या MPED या DPED करके लगते हैं, ठीक है, जो एक स्कूल की वर्किंग को संभालते हैं, ठीक है। ये तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद हो गया हेल्थ एजुकेशन का भी एक टीचर अलग से होता है, कई जगह होता है, ये मोस्टली नहीं होता। इसके अलावा कोऑर्डिनेटर होते हैं, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर का भी एक जॉब है कि आप स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर के तौर पर आप कहीं वर्क कर सकते हो, कि सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना आपका काम होता है किसी इवेंट में, किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है। आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसमें, ठीक है। इसके बाद प्रोफेशनल कोच का आप कर सकते हो, आप NIS
डिप्लोमा कर सकते हो पटियाला इंस्टीट्यूट से, तो फिर आप यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल कोच। ठीक है, तो कोच हो गया यहाँ पे एक करियर ऑप्शन। इसके अलावा आउटडोर एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एजुकेटर्स हो गया। ठीक है, आप इसके अलावा स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। इसका क्या काम होता है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क होता है स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूशन पे या एक इवेंट में या जो भी एक एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो होता है उसमें ये पर्सन संभालता है सारी चीज़ों को, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसके अलावा आपका रिक्रिएशन सर्विस के लिए एक प्रोवाइडर होता है, वो भी आप बन सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट बन सकते हो आप, हेल्थ एंड फिटनेस क्लब मैनेजर बन सकते हो आप जिम के ओनर बन सकते हो, जिम में भी आप एक ट्रेनर बन सकते हो। ठीक है, ये सारे जितने भी है हमारे फिजिकल एजुकेशन की वर्ल्ड में सारे करियर ऑप्शन है। ठीक है, आप स्पोर्ट्स एंड क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट डिजाइनर बन सकते हो। कह सकते हैं, कहते हैं ना कि फैशन, आपने कभी सोचा होगा स्पोर्ट्स में भी फैशन नाम की चीज़ होती है किस तरीके से आप उनकी क्लोथिंग डिज़ाइन करते हो जिस तरीके से वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें और उनके इक्विपमेंट बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकें। सो उसमें भी आप वर्क कर सकते हो। आप डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट देख सकते हो इन केस आपको ये बनना है। तो डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन मतलब कैसे किसी प्लेयर को प्रॉपर डाइट चाहिए, कितने टाइम से लेकर कितने तक उसको क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, क्या उसके गोल्स है, कब उसका मैच होना है, कब उसके वर्ल्ड कप है। नीरज चोपड़ा को तुमने देखा होगा, तुम सोचते हो नीरज चोपड़ा ऐसे ही है, मतलब ऐसे कहने का मतलब है कि अकेले उसने मारा मेडल और जीत, मतलब वही उतना ही उसने किया है, ऐसा नहीं है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड हिम। तुम्हें नहीं पता चलेगा कभी कि उसके डाइटिशियन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, उसका फिजियो हो गया, ठीक है, उसका ट्रेनर हो गया। उस ट्रेनर भी उसके 4 से 5 ट्रेनर्स होते हैं अलग अलग। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन जो नीरज चोपड़ा है वो मोस्टली इंडिया में ट्रेन ही नहीं करता। ठीक है, वो बाहर ट्रेन करता है क्योंकि उसे ज़्यादा अच्छे डाइटिशियन या फिर ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी वहाँ मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, ऐसा नहीं है इंडिया में कमी है, बट कहीं ना कहीं एज है, बाहर है, अच्छा है, तो बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग उसको मिले और अच्छे से अच्छा हमारा परफॉर्मेंस निकल के आए। इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हमारे प्लेयर्स को बेस्ट जो इक्विपमेंट्स है वो सब मिले। हालांकि इंडिया में भी ट्राई किया जा रहा है और पहले से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं और हो भी रही है। ठीक है, इसके अलावा योगा ट्रेनर आप बन सकते हो। तो ये सारे मैंने बता दिया आपको। फिटनेस ट्रेनर हो गया है ना, फिजिकल थेरेपिस्ट हो गया जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो होता है इंट्रामुरल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है व्हाट इज इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। इंट्रामुरल वो होते हैं जो किसी एक इंस्टीट्यूशन के सिर्फ अंदर अंदर हो। ठीक है, जैसे इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स कंपटीशन जैसे होता है। ठीक है, जैसे स्कूल के अंदर जो आपके इंटर हाउस कंपटीशन होते हैं ना, वो एग्जांपल है किसका, इंटर स्पोर्ट्स का। ठीक है, आपके इंटर हाउस, ये ध्यान रखना, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपके स्पोर्ट्स डे पे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स डे इवेंट्स के, वो सारे होते हैं आपके इंट्रामुरल। एक्स्ट्रा मुरल क्या होता है, एक्स्ट्रा का मतलब है कि बाहर। ठीक है, एक्स्ट्रा का मतलब बाहर नहीं होता, लेकिन एक्स्ट्रा मुरल जो वर्ड है ये बाहर को डिस्क्राइब करता है कि आपके जो मतलब जो आपका स्कूल या कॉलेज है उसके बाहर हो रहे हैं। जैसे इंटर कॉलेज, ठीक है, इंटर कॉलेज हो गया, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटीज़ हो गया। जितने भी गेम्स होते हैं जिसमें आपकी टीम को बाहर जाना पड़ता है मैच खेलने के लिए या ठीक है कम्पीट करने के लिए, वो आपके होते हैं एक्स्ट्रामुरल स्पोर्ट्स। ठीक है, वो सारे एक्स्ट्रामुरल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें एक इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा 1 और 2 और इंस्टीट्यूशंस फाइट विद देमसेल्व्स। ठीक है, फॉर इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन हो गया, जैसे स्टेट कॉम्पिटिशन्स में हो गया। डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट खेलने जा रहा हूँ मैं, स्टेट खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन यही होते हैं हमारे। ठीक है, इंटर स्टेट हो गया, पहले डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट मतलब काफ़ी सारे जितने भी एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है उनके बीच में मैचेस होना, दैट इज कॉल्ड इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन। फिर है इंटर स्टेट, जो सारे स्टेट्स हैं उनके बीच में मैचेस होना, जैसे दिल्ली की भी टीम आ गई और राजस्थान की टीम आ गई और यूपी की टीम आ गई, उनके बीच में मैचेस हो रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल कॉम्पिटिशन। ठीक है, इसके बाद है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। इंटरनेशनल तो आपको पता ही है, जैसे ओलंपिक्स हो गए, हमारे वर्ल्ड कप्स हो गए, कॉमनवेल्थ हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, एशियन गेम्स हो गए, ये सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होते हैं जो कंट्रीज़ के बीच में होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेशनल गेम्स जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो नेशनल गेम्स होते हैं वो हमारे इंडिया में जो पहले इसको ओलंपिक गेम्स बोलते थे, लेकिन अब ये सिर्फ नेशनल गेम्स ही बोला जाता है इनको। ठीक है, और ये हमारे इंडिया में हर साल होते हैं। ठीक है, और इसमें जनरली हमारे सारे स्टेट्स कम्पीट करते हैं। ठीक है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आपस में कम्पीट करते हैं। इसके अलावा सीबीएसई इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, गेम्स एंड कॉम्पिटिशन, ये भी सीबीएसई जो है वो खुद के भी कंडक्ट कराता है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। सो ये जोनल या क्लस्टर लेवल पे कह सकते हैं और अपने नेशनल लेवल पे भी कराता है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी। तो ये भी एक कॉम्पिटिशन का पार्ट रहता है हमारे पूरे इंडिया के गेम्स में। ठीक है, उसके बाद नेशनल स्कूल गेम्स भी होते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि नेशनल गेम्स ये सीनियर्स में होते हैं, सीनियर्स इसमें कम्पीट करते हैं, लेकिन ये जो नेशनल स्कूल गेम्स में इसमें स्कूल के बच्चे कम्पीट करते हैं। इसमें आपका जो फेडरेशन होता है कराने के वाला वो होता है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं SGFI, आपने सुना होगा। ठीक है, SGFI ये कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और इसके अलावा इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और
खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में इंपॉर्टेंट, पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये अभी रिसेंटली आया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ये आया कब, ठीक है, आया कब, इसके बारे में अभी नीचे आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए नेशनल लेवल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, इसमें बहुत सारे गेम्स के अंडर खेला जाता है, और ये जनरली अंडर 17 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। अंडर 17 फॉर ऑल गोइंग स्टूडेंट्स और अंडर 21 कैटेगरी, दो कैटेगरी के बीच में होता है। अंडर 17 और अंडर 21 दो कैटेगरीज इसमें खेलती है जनरली, ठीक है। और सारे गेम्स होते हैं इसी में, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होते हैं, ठीक है। और इसके अलग से साइट वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा आपको, आपने सुना भी होगा काफ़ी। और ये अराउंड 2018 के अराउंड स्टार्ट होता है, 2018-19 बोलते हैं, 17-18 होते हैं, वो भी आपको नीचे क्लियर होगा, ठीक है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये तो हो गए यूथ गेम्स, जिसमें आपके ये दो कैटेगरी के मतलब स्टूडेंट्स या कह लो या फिर प्लेयर्स को कम्पीट करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के भी खेलो इंडिया गेम्स होते हैं जो इसी के साथ स्टार्ट हुए थे, ठीक है। इसमें आपकी यूनिवर्सिटीज़ कम्पीट करती है, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी ही कह सकते हो आप, लेकिन इन द नेम ऑफ खेलो इंडिया, ठीक है। अब ये सारी ट्रॉफीज़ के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको पता हो कि ट्रॉफीज़ जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारी कंट्री में, जैसे हो गया रणजी ट्रॉफी हो गया क्रिकेट का, फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट हमारा कंपटीशन है, ठीक है। इसके अलावा ईरानी कप हो गया, ठीक है। तो ये इंडियन प्रीमियर लीग हो गया, IPL हो गया क्रिकेट का, ठीक है। संतोष ट्रॉफी हो गया, ठीक है। सुब्रतो कप हो गया, ठीक है। इंडियन सुपर लीग हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है जो आप देख सकते हो और डाल सकते हो अगर पूछते हैं तो आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज खेलो इंडिया प्रोग्राम, एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है। खेलो इंडिया प्रोग्राम पे क्वेश्चन आता है जनरली और आपको देखने को मिलेगा। पहली बात तो याद रखना कि ये बना कब था, ठीक है। ये बना था, ये सबसे पहली बार इसको बनाया गया था कब, सबसे पहली बार इसे आपको बनाया गया था 2017-18 के आसपास, ठीक है। उसकी डेट थी ये डेट है देखो, और नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेट किया था, और ठीक है। और किसने इसको मतलब स्टार्ट करवाया था, दैट इज द स्पोर्ट्स, या फिर कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। और ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव था, जिससे कि हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट या फिर स्पोर्ट्स का स्तर है जो बढ़े काफ़ी, है ना, क्योंकि पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अगर हम लोग ही इसको पुश नहीं करेंगे पूरे इंडिया में, तो स्पोर्ट्स का जो लेवल है हमारी कंट्री में नीचे ही रहेगा, राइट। तो हमें ग्राउंड लेवल से ही पुश करना चाहिए, इसीलिए खेलो इंडिया प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। सो यहाँ पे बजट वगैरह लिखा है, ईयर लिखा है, ठीक है, सब पढ़ सकते हो आप, मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा, उसमें से आप आराम से इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक लाइन आपको बताऊंगा तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इतना टाइम आपके पास भी नहीं है ना मेरे पास है। सो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो इतना ही पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग लो, यू कैन एक्सप्लेन अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये 2017-18 को ही ईयर लेना, ठीक है, 18-19 को मत लेना, ठीक है। क्योंकि कई बार MCQs में भी आया था एक बार कि 2018-19 में स्टार्ट हुआ या 19-20 में स्टार्ट हुआ या 17-18 में स्टार्ट हुआ, तो आपको बताना है कि 17-18 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि इसमें इसका मिशन मैंने आपको बता दिया, टू इंकरेज स्पोर्ट्स फॉर ऑल दिस, ठीक है। और जितने भी अपने इंडिया में जो लोग हैं, लाइक किसी भी कैटेगरी के हों, कास्ट के हों, कोई भी स्टेट के हों, उन सबको सपोर्ट करना, उन सबको मतलब मोटिवेट करना टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके 12 इसके वो है अपने क्या बोलते हैं, 12 हमारे प्रिंसिपल्स है जिसके अंदर इसको काम किया गया था इसमें, ठीक है। प्रिंसिपल्स कह लो या वर्टिकल्स कह लो, ठीक है। 12 वर्टिकल्स हैं जो जिसमें इसको मेन फोकस दिया गया था, ठीक है। प्ले फील्ड डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करना, फील्ड्स को इंप्रूव करना, ठीक है। मैचेस तो होंगे, कॉम्पिटिशन तो होंगे, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव करनी है पूरे इंडिया में। कैसे, पहले तो फील्ड इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। कोचिंग डेवलप करना कि डिफरेंट गेम्स की कोचिंग को प्रोवाइड करवाना, ठीक है। सेंटर्स बनाओ, हर एक स्टेट में खेलो इंडिया का सेंटर होना चाहिए, वहाँ पे हर एक चीज़ को प्रोसेस करने में हेल्प मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान होगा, कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी होगा तो वहाँ से मैनेज किया जाएगा एक स्टेट में पर्टिकुलर, ठीक है। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन कराना, सारे स्पोर्ट्स कंपटीशंस को एनुअली कराना, हर साल खेलो इंडिया के गेम्स होते हैं, तो वही चीज़ है, ठीक है। टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, हम लोग इन्हीं के बेसिस पे अच्छे टैलेंट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उन्हीं को आगे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तभी तो वो आगे ओलंपिक्स में मेडल जीत पाएंगे या फिर उसके लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। तो अच्छे स्पोर्ट्समैन कैसे हम लोग सर्च कर सकते हैं, इन्हीं के जरिए कि कॉम्पिटिशन्स करवाओ बेहतरीन से बेहतरीन, उनको टाइम दो, है ना। तो हेंस टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट भी इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स था, ठीक है। इसके अलावा यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रीजनल नेशनल स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमिक्स को सपोर्ट करना। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस और स्कूल चिल्ड्रन, हर स्कूल में खेलो इंडिया के तहत एक इनिशिएटिव लेके आना कि भाई सबको सपोर्ट करना है और सबको इसमें पार्टिसिपेट करवाना, ताकि हमारे जो रूट लेवल पे है उस रूट लेवल पे चीज़ें इंप्रूव हो, ठीक है। ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें इंप्रूव हो, ठीक है। इसके बाद है भाई वुमेन के लिए स्पोर्ट्स को इंप्रूव करना, ठीक है। और प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग पीपल विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल पीपल है उनको भी स्पोर्ट्स में सपोर्ट करना। जैसे कि तुम्हें पता है पैरा ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है, उनको वहाँ तक पहुँचाना। और हमारा जो स्पोर्ट्स का लेवल है हर कैटेगरी में, मैंने बोला ना, हर कैटेगरी, डिसेबिलिटी या फिर कैसी भी कैटेगरी में लोग हो, उनको ऊपर लेके आना और उनको स्पोर्ट्स में सहारा करना, ठीक है। इसके अलावा पीस एंड डेवलपमेंट में हेल्प करना, ठीक है। सबको जैसे कई बार किसी स्टेट में झगड़े वगैरह हो जाते हैं या फिर डेवलपमेंट कम होता है, तो स्पोर्ट्स एक अच्छा जरिया होता है कि हम लोग सबको एकजुट कर सके, सबको एकता में ला सके, ठीक है। इसके अलावा
अलावा रूरल एंड इंडिजिनियस को भी प्रमोट करना। जो ट्राइबल गेम्स होते हैं जैसे खो खो है, हमारा खुद का कंट्रीज़ के गेम कौन कौन से हैं, खो खो हो गया आपका, ठीक है, इसके अलावा आपका कबड्डी हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका बैडमिंटन भी इंडियन ही गेम है बट उसका ओरिजिन कहीं और बोला जाता है पर एक्चुअल में इंडियन था। इसके अलावा चेस हो गया, ठीक है, तो ये सारे गेम्स है। इसके बाद चलते हैं, ये मैंने फोटो में दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो, आपको इजी होगा देखने में, ठीक है। उसके बाद है कि फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स हुए कहाँ थे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले बार 2018 में हरियाणा में हुए थे, हरियाणा में नहीं हुए थे, ये एक्चुअली में आपके हुए थे दिल्ली में, ठीक है, लेकिन हरियाणा इसमें विनर था, ठीक है, 102 मेडल्स के साथ विनर था, ठीक है। और उसके बाद महाराष्ट्र सेकंड था और दिल्ली थर्ड था, ठीक है। और ये आपका लिखा हुआ है कि खेलो इंडिया ऐप जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, और वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि कई बार मतलब ये लोगों को बच्चों को नहीं पता होता कि एक सिलेक्शन जो मतलब जो भी विनर्स होते हैं खेलो इंडिया गेम्स के अंदर उनको एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप और सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। 1000 सीट्स आर सिलेक्टेड, 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं और उनको 5 लाख पर एनम 8 साल तक उनको स्कॉलरशिप दी जाती है फॉर देयर सपोर्ट इन स्पोर्ट्स, ठीक है, उनको, ताकि उनको वो चीज़ें मिल सके, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके जो भी उनको तैयारी करनी है आगे गेम्स में, आगे इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप जीतते हो तो आपको 8 साल तक 5 लाख पर एनम मिलते हैं, ठीक है। मैंने आपको वेंट्रिकल्स जो इसके वर्टिकल्स है ये मैंने आपको बता दिया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, JLN में, ठीक है। और कौन सी इसने मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था, यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। फर्स्ट एडिशन दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और अभी करंटली 2023 में कहाँ हुआ था, ये हुआ था हमारा भोपाल में, देखो यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। फर्स्ट दिल्ली में हुआ था उसके, और लास्ट हुआ है हमारा भोपाल में, और अभी 2024 का कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है हमारा यूपी में, ठीक है, ठीक है। ये आपका नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट कुछ नहीं है, देखो मेनली एक ऐसा मूवमेंट था जो मतलब हमारे इंडिया में सबको फिट रहने के लिए एक इनिशिएटिव लेके आए थे हमारे कौन, हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो उनका एक ये इनिशिएटिव था कि हमारे पूरे इंडिया में फिट इंडिया मूवमेंट चलना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, बूढ़ों को, सबको हम स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस या फिर बीइंग फिट रहने का जो हमारा जो मेन जो हमारा स्ट्रॉन्ग मोटिव रहता है वो हम बता सकें, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है फिट इंडिया मूवमेंट इस ये कैंपेन था जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, ठीक है। और ये फिटनेस और हेल्दी रहने पे फोकस करता है, ठीक है। इट प्रमोट्स फिटनेस एंड हेल्दी लिविंग हैबिट्स, ठीक है। तो मेनली ये ध्यान रखना। और आपने देखा होगा कि स्कूल्स में फिट इंडिया मूवमेंट की क्विजेज होती हैं, ठीक है, आपकी क्विज कराई जाती है। इसके अलावा आपके पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपके कुछ डिफरेंट टाइप के आपके इवेंट्स कराए जाते हैं टू प्रमोट दिस मूवमेंट, ठीक है। तो ये नेशन वाइड होता है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है हमारी कंट्री के लिए, और ये इसको करना भी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फिट इंडिया मूवमेंट क्या है, ठीक है। ये बस यही कहता है कि सब फिजिकली फिट रहें, और ये एक इनिशिएटिव है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इतना आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आप लिख सकते हो खुद से, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि कब इसको स्टार्ट किया गया था। ये 29 अगस्त जो नेशनल स्पोर्ट्स डे था तब शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि और कुछ है इसमें बताने के लिए, तो देख लो। इसमें यह था कि जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया में, भले वो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं या कोई भी फील्ड के, जैसे कोई भी ऑफिस के लोग हैं, तो हर जगह ये फिटनेस को हम लोग प्रमोट करें, ठीक है। इसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको पढ़ोगे तो एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, इतना ही था। सो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए हों। इसी चैप्टर में बस यही 7 क्वेश्चन है, सॉरी 5 नहीं 7 क्वेश्चन है। सो आपको हेल्प करेंगे ये इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में। PDF मैंने आप बता दिया, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप सर्च मार लेना। सो आई होप आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना भाई, और शेयर कर देना, और आपको दूसरे चैप्टर्स भी इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।